हेलो एवरीवन। आज हम विद्यापति के युग की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां हैं उस पर बात करेंगे। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि विद्यापति के युग की जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में बात कीजिए, इसीलिए आज हम ये क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि हमारे विद्यापति से कोई भी व्याख्या नहीं आएगी। तो विद्यापति से हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो जब हम विद्यापति के युग की राजनीतिक स्थितियों की बात करते हैं तो विद्यापति के समय में भारत में आमतौर पर दिल्ली सल्तनत का राज था। यानी कि भारत में दिल्ली सल्तनत का राज था और विद्यापति के जीवन काल में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश का शासन था। यानी दिल्ली के ऊपर अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप पढ़ेंगे कि तुगलक वंश, लोधी वंश, गुलाम वंश, ऐसे करके जो वंश आए थे उसी में से क्या बोलते हैं ये मुगल वंश थे और उन्हीं में से लोधी और तुगलक वंश का राज था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि विद्यापति के जन्म के बहुत पहले ही भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था, है ना। ये हमें ये सी चीज़ें पता चलती हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में अमीर खुसरो का जिक्र करते हुए लिखा था कि भारत में मुसलमानों के आगमन के बाद राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से जो नयापन विकसित हुआ उसी की देन है कि अमीर खुसरो, है ना, अमीर खुसरो जैसे कवि जो हैं वो उभर कर आए। यह बात थोड़ी बहुत फ़र्क के साथ विद्यापति के बारे में भी बिल्कुल कही जा सकती है। यदि विद्यापति, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की रचनाएं हैं, जैसी कृतियों यानी रचनाओं की रचना नहीं करते तो शायद यह बात नहीं भी कही जाती। लेकिन यह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका का रचनात्मक प्रभाव है कि विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है। इन रचनाओं में उन्होंने उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां थी उसके बारे में और राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके बारे में भी वर्णन किया है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। खुसरो और विद्यापति में फ़र्क यह है कि खुसरो दिल्ली में रहते थे और विद्यापति कहाँ से संबंधित है? विद्यापति का संबंध मिथिला से है। दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी, फलतः खुसरो का इससे सीधा लगाव था। मिथिला दिल्ली से बहुत दूर देश के पूर्व क्षेत्र का अंग होने के कारण केंद्रीय सत्ता में होने वाले उथल पुथल के तत्कालीन जो प्रभाव से दूर रहा था। ठीक है, तो केंद्र जो था उसमें जो उथल पुथल हो रही थी उससे दूर था मिथिला। ठीक है, बिहार का एक राज्य है ये, मतलब बिहार का क्षेत्र है। ठीक है, और फिर मिथिला पर असलान शाह का हमला भी हुआ और भाषा से उस टाइम में जब विद्यापति थे तो वो अपने उसमें लिखते भी हैं कि मिथिला पर ना असलान शाह का हमला हुआ और भाषा साहित्य के अखिल भारतीय परिदृश्य पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कीर्तिलता में विद्यापति यह वर्णित है कि राज्य लोभी असलान, है ना, ने जो राज्य का लोभी जो असलान था ने धोखे से तरहुत के राजा गणेश्वर को मार डाला और राज्य पर कब्जा कर लिया। असलान का हमला हुआ था, उसने तरहुत के जो राजा गणेश्वर थे उनको मार डाला और राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद भी राजा गणेश्वर के पुत्र कीर्ति सिंह ने सोचा कि असलान से बदला लेने के लिए सुल्तान की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है कि जो है राजा गणेश्वर के जो बेटे थे कीर्ति सिंह ने सोचा कि असलान से बदला लेने के लिए उसे सुल्तान की मदद लेनी चाहिए और उसने सुल्तान से मदद मांगी और सुल्तान ने असलान के खिलाफ कीर्ति सिंह की मदद की थी। सुल्तान की सेना की मदद से कीर्ति सिंह ने असलान को भयावह युद्ध में हराकर खदेड़ दिया और अपने राज्य पर फिर से कब्जा जमा लिया। यानी आप क्या देखते हैं कि असलान ने क्या किया, राजा गणेश्वर पर, उनके राज्य पर हमला किया और ऐसे में गणेश्वर का जो बेटा था उसने, कीर्ति सिंह ने असलान के खिलाफ सुल्तान से मदद मांगी। फिर सुल्तान ने उसकी हेल्प कर दी और ऐसे में वो जो है असलान को भगाने में सफल हो गया। ठीक है, और उसने अपने राज्य पर वापस कब्जा जमा लिया।
यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, मुसलमान हमलावर, असलान जो था मुसलमान था, तो मुसलमान हमलावर के खिलाफ मदद मांगने के लिए जो कीर्ति सिंह था, यानी उसका गणेश्वर का बेटा कीर्ति सिंह, वो मुसलमान के पास, सुल्तान के पास ही गया और मदद पाकर उसने अपना राज्य वापस लिया। ठीक है, यह इस बात का सबूत है कि राजनीति धर्म से प्रेरित नहीं था। ठीक है, यहाँ पे राजनीति होती थी तो वहाँ पे धर्म बीच में आड़े नहीं आता था। ठीक है, और यह प्रसंग में यह महत्वपूर्ण है कि सुल्तान ने असलन के हराने के बाद राज्य को अपने अधीन नहीं कर लिया, बल्कि कीर्ति सिंह का ही राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद तत्कालीन राजनीति का असली रूप राज्य पाने के लिए की जाने वाली साजिशों, हमलों, लड़ाइयों, खुरेंजी में देखा जा सकता है। इसके सबके फलस्वरूप समाज को राजनीतिक अराजकता के दुष्परिणाम झेलने पड़ते थे, यानी कि वहाँ पे असली बिजनेस जो था वो एक राजा को हराना, उसका सारा संपत्ति हड़प लेना, यही सब था। ठीक है, साजिशें रचना, ये उस टाइम पीरियड में रचना से हमें पता चलता है। कीर्ति पताका में जो राजा शिव सिंह हैं और सुल्तान का युद्ध वर्णन हमें देखने को मिलता है, और युद्ध में शिव सिंह ने विजयी दिखा, जो सुल्तान हैं उन्हें बताया गया है कि शिव सिंह जो है उन्हें विजयी दिखाया गया है। यह विजय के फलस्वरूप राजा शिव सिंह की कीर्ति पताका चारों तरफ फैलती है, और राजतंत्र के युग में राजा की जो कीर्ति है जनता की भलाई और अन्य किसी गुण के लिए नहीं, युद्ध में विजय के लिए और युद्ध में विजय के ज़रिए ही फैलती है। मतलब उस टाइम की अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो वहाँ पे राजा जो होता है लोगों का अच्छा करे इसलिए वो फेमस नहीं होता, बल्कि उसने इस युद्ध में इतना जीता ना, इस हिसाब से वो फेमस होता था। ठीक है, अब हम उसके सामाजिक के बारे में बात करते हैं। तो राजतंत्र राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के अलावा समाज में सामंती व्यवस्था की रक्षा करता था, यानी कि हमें उस टाइम में देखने को मिलता है कि जो संपन्न वर्ग था ना, जो बहुत अमीर था, वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते थे, मतलब गरीबों के साथ अच्छा नहीं था, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। सामंती व्यवस्था की रक्षा करता था पॉलिटिक्स, राजनीति व्यवस्था। ठीक है, और इस तरह प्रजा का दोहरा जो है शोषण होता था। कीर्तिलता और लिखनावली में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मिथिला का समाज सामंतवादी था, इसलिए सामाजिक विषमता कई रूपों में मौजूद थी, जिसकी अभिव्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक में कई तरह से होती रहती थी। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से निचले तबके के लोग राजनीतिक सत्ता के लाभ से तो वंचित थे ही, उसके दमन के भी शिकार होते थे। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या बोलते हैं, लोग जो निचले तबके के थे उनका शोषण होता था, तो ऐसे में राजनीति भी उनकी सहायता नहीं करती थी, वो भी सामंतवादी व्यवस्था का समर्थन करती थी, और ऐसे में इन लोगों को शोषण का शिकार होना पड़ता था, गरीबों को। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि समकालीन यानी तत्कालीन यानी उस टाइम के जो समाज था, वो जो 4 वर्ण है उसमें बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, वर्गों में विभाजित था। राजनीतिक अस्थिरता का सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल बुरा असर पड़ा। राजनीति जो थी, मतलब एक राजा मर गया था, उसकी पूरी प्रजा क्या बोलते हैं, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो फिर नया राजा आके वहाँ बस जाता था, तो वो उनके ऊपर बड़े बड़े टैक्स लगा देता था। तो इसका क्या है, सामाजिक स्थिति पर लोगों के बुरा असर पड़ता था, जिसका लाभ ऊंचे तबके के लोग ही उठाते थे, और निचले तबके के लोगों को जो है उनका संकट बढ़ जाता था, जिससे विषमता और बढ़ जाती थी, यानी अमीर अमीर हो जाता था, गरीब गरीब हो जाता था। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार हमें पता चलता है कि बाजार की भीड़ का जो है वो कीर्तिलता में रोचक वर्णन है। नगर के समाज में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, अन्य अनेक जातियां बसी थीं। वहाँ वैश्या भी थी, उनके भी महल ऐसे थे कि कवि को लगता था उन्हें स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया हो, यानी वैश्यावृत्ति हमें उस समाज में देखने को मिलती है। वहाँ बड़ी संख्या में गुलाम भी थे जो बिकने के लिए तैयार रहते थे। वहाँ दासियाँ और नौकर चाकर भी बहुतेरे थे। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, हालांकि राज्य की सुविधा की दृष्टि से भेदभाव थे। इसके बावजूद कहीं बांग
दी जा रही है, कहीं वेद पाठ हो रहा है, कहीं बिस्मिल्लाह की जो बिस्मिल्लाह है तो कहीं बलि है, कहीं ओझा है, कहीं खोजा, और कहीं नकल यानी रात्रि का व्रत है तो कहीं रोजा है, कहीं तम्रपत्र है तो कहीं पूजा है, कहीं मुसलमानों के द्वारा जोर ज़बरदस्ती किए जाने का वर्णन है तो कहीं ऐसा लगता है जैसे व्यवसाय काफ़ी विकसित था। ऐसा वर्णन है कि दोपहर में भीड़ लगती है, पृथ्वी मंडल के समस्त वस्तुएं बिकने आती हैं, व्यापारी क्षण में अपनी सारी चीज़ें बेच लेते हैं और ख़रीदना होता है तो ख़रीद लेते हैं। लेकिन जौनपुर के प्रसंग में वर्णित समाज का यह ढांचा मिथिला में ही था। ठीक है, यानी सिर्फ मिथिला की बात हो रही है, यहाँ पे संपूर्ण भारत की बात नहीं हो रही। ठीक है, इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि जो विद्यापति ने लेखनावली लिखी है उसमें सामाजिक स्थिति का वर्णन भी उन्होंने किया है। उसमें लिखा है कि उसके अध्ययन से पता चलता है कि राज्य से जुड़े लोगों में विलासिता व्याप्त थी, जनता में दरिद्रता थी। ठीक है, और हमें पता चलता है कि कीर्तिलता के एक कथन के उल्लेख से बताया जा चुका है कि राजा कभी कभी दरिद्रों को दान दिया करते थे। दान संपन्नता और दरिद्रता की परस्पर विरोधी जीवन स्थितियों के होने का परिणाम है। समाज में उन लोगों का सम्मान और बहुत था जो राज दरबार से संबंधित होते थे, और गरीबों की हालत बहुत ख़राब थी, और दासों को तो प्रतिदिन एक वक्त का आहार ही, मतलब एक ही टाइम का खाना मिलता था। किसानों की हालत बहुत बेहतर थी, लेकिन किसी किसान को बैल बंधक रखना पड़ता था। समाज में सूदखोर महाजन थे जो किसानों को कर्ज देकर फसल कटने के समय 2 गुना वसूल कर लेते थे। ठीक है, तो हमें पता चलता है निष्कर्ष रूप में कि विद्यापति युगीन जो समाज था वर्ग विभाजित था। राजा और सामंत उनका प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। व्यापारी और महाजन भी सुखी संपन्न थे। किसान, खेत मजदूर है ना, खेतीहर मजदूर और दास शोषित वर्ग के अंग थे। और सामाजिक विषमता, हमें अमीर गरीब में बड़ा फासला देखने को मिलता है। हिंदू मुसलमान में अंतर विरोध हमें देखने को मिलता है। समाज में जाति पाति थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने विद्यापति के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में समझ लिया है, उसके युग के। और ये प्रीवियस ईयर में आया था तो क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट था, और एक बार पढ़ते ही आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो एक बार एग्ज़ाम में इसका रिवीजन करके ज़रूर जाए, हो सकता है आ जाए। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। थैंक यू।